Hello guys, we will discuss in this video on how to enter chartered accountancy course after completing class 12th. So we'll discuss all the levels of exams, what are the what are the chapters, what is the syllabus, what is the passing criteria, how you can enter into the CA course, what about the coachings and all. And also I'll tell you about my personal experiences that I of my entire CA journey from starting to end. So before discussing about the prospectus, it is important to know that why CA or who should enter into this course. So just to tell you for some my examples, my experience. uh, बहुत लोगों को लगता है कि क्लास 10th के बाद सीए की पढ़ाई या सीए की कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सीए की कोचिंग्स या फिर सीए की पढ़ाई 12th के बाद ही शुरू होती है। 10th के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करें कॉमर्स बैकग्राउंड में। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो बेसिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं बेसिक्स के ऊपर आपका पूरा सीए डिपेंडेंट है। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके जब आप हायर लेवल की स्टडीज़ करेंगे सीए कोर्स में तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले हैं, आपने फॉर्मूले याद कर लिए और आपने एग्ज़ाम में करा है और आप पास हो गए। एक ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज लगती है इसमें। ठीक है, तो 10th के बाद आप कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, या आपका सॉरी, ये आपकी अपनी चॉइस है, वट एवर यू टेक। हाँ, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। 12th के बाद, 12th क्लियर करने के बाद सीपीटी, पहले सीपीटी होता था लेकिन अब होता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन इज एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस को फाउंडेशन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या प्राइसिंग क्राइटेरिया है, एग्जाम कब होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो फाउंडेशन में रजिस्टर कराने से पहले आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इंसान जिसने 12th पास किया है वो सीए में रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, काफ़ी सारे, हर हर स्टेट में, हर सिटी में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उन कोचिंग की फीस को अगर आप हटाते हो तो आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, खुद से पढ़ना है। अगर आप वो कॉस्ट हटा दें तो सीए की कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। अराउंड अगर सिर्फ कोर्स की फीस और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं सी इंस्टीट्यूट की, अगर उन सब का टोटल भी करें तो मुझे नहीं लगता कि 60-70,000 से ज़्यादा कोई फीस है इसकी, वो भी विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 ईयर्स। ये पूरी कंप्लीट कोर्स की फीस है, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। दिक्कतें आती हैं कि लोग पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, पहले तो सीपीटी हुआ करता था, काफ़ी इजी था, तो लोग बिना पढ़े भी एक एक हफ्ते की पढ़ाई करके पास हो जाते थे। बट फिर बाद में उनको दिक्कत आती थी जब वो इंटरमीडिएट कोर्स में एंटर करते थे या फाइनल में जाते थे। बट अब ये सिचुएशन है कि एंट्रेंस थोड़ा सा टफ हो गया है, तो एक तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। दूसरा, अब सीए कोर्स में इन द एंटायर जर्नी, फाइनल तक या सीए बनने तक, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें, कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा कहूँगा ऐसा नहीं है जो आपके समझ में ना आए या आप बहुत टफ हो। आपको पढ़ते टाइम लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, तो मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके एक साथ उनको अप्लाई करनी होती हैं, क्योंकि सीए का कोर्स बहुत वास्ट है, हर कोई पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए इस कोर्स में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है पढ़ने के लिए। बहुत लोग, मतलब ऐसा कुछ भी मिथ नहीं, ये काफ़ी बड़ा मिथ है कि मतलब जिनके 95-96% आए हैं 12th में बस वही सीए कर सकते हैं या वही आगे पढ़ सकते हैं, हमें हमारे 40% मार्क्स आए, हमारे 60% मार्क्स आए तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये सब मैं नहीं मानता।
काफ़ी लोग हैं जो जिनके कम परसेंटेज भी आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी बैकवर्ड एरिया से, या वो लोग, उन लोगों के बच्चे जो जिनके जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो भी सीए बन जाते हैं और बहुत अच्छे सीए बनते हैं। तो सीए में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी के बीच में। कोई भी आगे पढ़ सकता है, कोई भी एग्जाम दे सकता है। बस क्राइटेरिया है 12th आपको पास होना है। दूसरी चीज जो मैंने गलतियां करी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम था वो मेरा एक बार में क्लियर हो गया था। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम आईपीसीसी। उसमें दो ग्रुप होते हैं। तो आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो, आप चाहो तो एक एक ग्रुप करके दे सकते हो। कौन से ग्रुप में कितने एग्जाम्स होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो क्योंकि मैंने रेगुलरली पढ़ाई करी, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी, तो मेरे ये दोनों ग्रुप एक ही सिटिंग में क्लियर हो गए। मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे। इसको क्लियर करने के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी होती है 3 साल की। वो मैंने करी। वो भी किसी सीए के अंडर आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप का मतलब हो गया ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ नॉमिनल अमाउंट इंस्टीट्यूट ने हमारे फिक्स करी है कि उतने मिनिमम देने ही है एक आर्टिकल को। बाकी डिपेंड करता है कि फॉर्म्स उससे ज़्यादा भी दे सकती हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा फोकस होता है कि हम पैसे नहीं देखते। उस टाइम पे हमारा फोकस होता है कि हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को काफ़ी बढ़ाएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई है, तो जो भी आप प्रैक्टिकली सीखते हैं वो भी आपके माइंड में रहता है। तो वो भी आप अपने एग्जाम्स में बहुत काम आता है कि हाँ मैंने ये काम किया था तो इसमें ऐसा मैंने करा था, इसलिए यही इसका आंसर है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मिक्स अप्रोच यहाँ लगती है सब्जेक्ट्स के बीच में। इसके बाद आईपीसीसी में जब आप 3 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर आता है फाइनल। फाइनल में भी दो ग्रुप होते हैं। फाइनल में भी आप चाहें तो एक बार में एक दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहला दें, दूसरा दें, दोनों दें। इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, जस्ट बिकॉज मैं शायद कंसिस्टेंट नहीं था अपनी पढ़ाई में, या फिर कभी कभी आप कह लीजिए काफ़ी लोग कहते हैं कि सीए के रिजल्ट्स में दिक्कत आती है तो उसकी वजह से नहीं हुआ क्लियर। बट ठीक है, एक बार मार्कशीट आ जाती है तो फिर फाइनल मार्क्स होते हैं, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इज कि मेरे साथ कभी भी मार्किंग को लेके दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जितनी बार भी मैंने अपने एग्जाम्स दिए और मैं फेल हुआ तो मैंने अपनी आंसर शीट्स मंगवाई इंस्टीट्यूट से, और मैंने ये देखा कि गलती मेरे एंड पे ही थी। जितने भी मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने प्रॉपर मेरे को मार्क्स मिले थे। तो ऐसा कहना कि 90% इंस्टीट्यूट की गलती होती है कि भाई वो लोग चेक नहीं करते या पास नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनको आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। वो तो नहीं जानते कि निखिल गोयल कौन है, कि हाँ हम निखिल गोयल को पास नहीं होने देंगे, हम इसको फेल करेंगे। वो नहीं जानते। तो वो जो आपकी आंसर शीट चेक करते हैं, उनके पास भी एक सेट ऑफ आंसर्स होते हैं जो करेक्ट आंसर्स होते हैं। उसके बेसिस पे ही ये चेकिंग होती है। प्लस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं इसको ठीक करने के लिए। हाँ दिक्कत आती है, काफ़ी जगह आपने वीडियोस देखी होंगी लास्ट अभी कुछ 1-2 साल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं कि भाई इतने ठीक होने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलते लोगों को। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, शायद इसीलिए जब इंसान एक सीए बनता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो थोड़ा सा लक फैक्टर काम यहाँ पे आता है। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी है, प्लस मैं आपको बताता हूँ, प्लस आपकी पढ़ाई अगर पूरी है और एक तो सिलेबस को हमेशा 100% कंप्लीट करना है। एक भी चीज अगर आप छोड़ के चले गए, एक भी चैप्टर अगर आप छोड़ के चले गए, तो आप ये समझिए कि आप सीए नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन के साथ साथ बहुत लिंक भी है। हर एक चैप्टर आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस वे में कहाँ से कैसे लिंक है, लेकिन वो लिंक लगा हुआ है। अगर आप कुछ छोड़ के जाएंगे उस चैप्टर में से या उसके आसपास से कहीं से इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आप पास नहीं होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो पहली चीज तो 100% सिलेबस, और दूसरी चीज 100% अटेम्प्ट करके आना है। 100% अटेम्प्ट करके आना है।
आपने अगर कुछ भी छोड़ दिया, मैं कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप उसको अटेम्प्ट तो करिए। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो एग्जामिनर के पास तो ऑप्शन ही नहीं होगा आपको नंबर देने का। अगर मैं कोई क्वेश्चन है, कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन है जिसमें कुछ फिगर्स वगैरह दी हुई हैं, अगर उन फिगर्स को मुझे नहीं आता वो क्वेश्चन, मैं अपने फिगर्स ही लिख के आ जाऊं, कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दूं, तो इंस्टीट्यूट में स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। हो सकता है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपने थोड़े से स्टेप्स कर दिए तो आपको 2 या 3 नंबर मिल गए और आप फेल होते होते बच गए। अगर आप कुछ भी करके नहीं आएंगे तो वो 2-3 नंबर भी आपको मिलेंगे नहीं ना, क्योंकि एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं है, आपको ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपको नंबर देने का। वो कहाँ पे आपको नंबर देगा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। इसलिए पेपर हमेशा 100% अटेम्प्ट होना चाहिए और 100% सिलेबस। ये दो चीज ऐसी हैं जो आपको सीए पास कराने में बहुत हेल्प करेंगी। काफी लोग कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो वो, जैसे सपोजिंगली किसी ने अकाउंट्स की कोचिंग शुरू करी, अब ऑब्वियसली जो टीचर अकाउंट्स पढ़ा रहा है, जो भी सर है, जो भी मैम है जो अकाउंट्स पढ़ा रही हैं, वो तो अपने सब्जेक्ट को पूरा ही कवर करेंगे ना। वो तो चाहेंगे कि भाई आप अकाउंट्स को पूरे थॉरोली कवर करो। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे चले जाओगे, एक ही के पीछे घुस जाओगे कि हाँ बस मुझे यही करना है और मुझे कुछ करना ही नहीं है, तब तो आप पास हो ही नहीं सकते। क्योंकि सीए में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मार्किंग सिस्टम कैसा है। तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। सारे पेपर्स 100 मार्क्स के हैं, तो आपको 100 में से मिनिमम 40 नंबर तो चाहिए। अब अगर आप एक सब्जेक्ट में 90 ले आए और एक में 20 ले आए तो फेल हो गए ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए आप, मेरी ओपिनियन ये है कि कभी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो सबको इक्वल वेटेज देके पढ़े। अगर आपकी सब में सारे सब्जेक्ट्स में तैयारी ऐसी है कि हाँ आप सब में 70 80 60 70 नंबर आप ला रहे हैं, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और एक बार आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया तो उसको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट को 100% कर लिया, जितना आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपने 150% की पढ़ाई कर ली तो वो काम ही नहीं आएगी उस लेवल पे। उस लेवल की पढ़ाई होनी है जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़े से एक्सपीरियंस थे मुझे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पहली बात तो मैंने 100% सिलेबस काफी बार कंप्लीट नहीं किया, कुछ चीजें रह जाती थी। और ये सोचते हुए कि इंस्टीट्यूट का पैटर्न है, इस चैप्टर में से तो ये आता ही नहीं है, या इस चैप्टर में से चलो 5 नंबर का आता है तो इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ एक बार। एक टॉपिक था, वो मैं टॉपिक छोड़ के चला गया कि इस टॉपिक में से तो एक 8 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, उसके अलावा आएगा ही नहीं। उसी अटेम्प्ट में उस टॉपिक में से अराउंड 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए और मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो टॉपिक छोड़ रखा था। ऐसे ही अटेम्प्ट आपको हमेशा पूरा करना है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट होते हैं ऐसे जो बहुत लेंदी होते हैं, नहीं हो पाते पूरे, बट ट्राई करना है कि हम पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करके आए, पूरा पेपर कंप्लीट करके आए। ठीक है, तो ये थोड़े से मेरे एक्सपीरियंसेस थे। और बाकी जैसे मैंने आपको कहा, एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% सिलेबस, पेपर को 100% खत्म करना है। फिर इंस्टीट्यूट की जितनी भी जो पेपर्स आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। फिर एक आरटीपी करके एक बुक आती है, आरटीपी का मतलब हो गया रिवीजन टेस्ट पेपर्स। ठीक है, इसमें हर एक अटेम्प्ट से पहले, जब भी एग्जाम होने वाले उससे होते हैं, उससे 1-1.5 या 2 महीने पहले इंस्टीट्यूट एक आरटीपी निकालते हैं हर सब्जेक्ट की। तो उसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस, थोड़े से टफ क्वेश्चंस और सारे अपडेट्स, जो भी अमेंडमेंट्स हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ उसमें होता है। फिर एक होते हैं एमटीपी इज मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर इज, जैसे नाम से इसका टैग मॉक टेस्ट है, कि जैसे आपके फाइनल में एग्जाम होंगे ऐसी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, ताकि आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो और देखो आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो इन सब से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ भी जाते हैं, बट इससे इनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हो गया, आरटीपीज हो गई, एमटीपीज हो गई, और बाकी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, उसको बोलते हैं एसएम स्टडी मटेरियल। ये आपको जब आप रजिस्टर कराएंगे तो फिजिकल सारे बुक्स आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑलरेडी आपके रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड होगी। और बाकी ये सारा डेटा, सब कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, सब कुछ आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेगा। जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ICAI .org। ठीक है, ये वेबसाइट है। ICAI.org। इसमें आप अगर जाएंगे स्टूडेंट सेक्शन में, स्टूडेंट सेक्शन के अंदर एक आएगा BOS नॉलेज पोर्टल। इसमें आप जाएंगे BOS नॉलेज पोर्टल में, तो इसमें सारे लेवल्स, अलग अलग लेवल्स हैं। उस लेवल जिस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हो उस लेवल पे आप जाइए। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर सारी RTPs MTPs सब सारा डेटा इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जितना ज़्यादा साइट को आप और एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी, तो वो सब आपको उसमें देखने को मिलेगा। सारा इंस्टीट्यूट का सारा रजिस्ट्रेशन अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। पहले जब मैंने किया था तब ऑनलाइन नहीं था, तब फिजिकली हमें सब कुछ सबमिट करना पड़ता था, बट अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं, सब कुछ सारी इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट पे अवेलेबल है कि कैसे रजिस्टर कराना है, कितना पेमेंट करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस पर मिल जाएंगी साइट पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो एक तो 100%, जैसे मैंने आपसे कहा 100% सिलेबस, फिर 100% आपको अटेम्प्ट करके आना है, कंसिस्टेंसी रखनी है पढ़ाई में। ठीक है, बहुत फोकस्ड रहना है आपको पढ़ाई में। ये कंसिस्टेंसी, 100% सिलेबस और 100% अटेम्प्ट, ये वैसे तो ये 3 चीज़ों से ही आपका क्लियर हो जाएगा। और चौथी चीज़ प्रीवियस ईयर्स, RTP, MTP। ठीक है, ये जितने आप सॉल्व कर पाए, जिस अटेम्प्ट में मैं क्लियर हुआ उस अटेम्प्ट में मैंने अराउंड लास्ट 10-10 साल के पेपर्स, RTPs तो नहीं, बट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने करके गया था हर सब्जेक्ट के, तब मैं जाके पास हुआ। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप एक ग्रुप दें या दोनों ग्रुप दें, अभी आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट जैसे सपोज एक IPCC जो लेवल 2 है, इसको इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं, इसमें और फाइनल दोनों में किस पैटर्न पे पेपर होते हैं? एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर होते हैं। अब आप चाहें तो एक बार में एक ग्रुप दे दें, अगली बार में दूसरा ग्रुप दे दें, ठीक है, या दोनों एक साथ दे दें। दोनों एक साथ देने का फायदा ये है कि जब आपका मार्कशीट बनेगी तो क्या मार्किंग सिस्टम कैसा रहता है इंस्टीट्यूट का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको चाहिए 40%, ठीक, लेकिन ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए, तभी आप पास होंगे। अब आपके ग्रुप 1 में सपोजिंगली, ठीक है, ये आप अगर नोट करना चाहें कर लीजिए, अगर ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर है, पहले पेपर में आपके आए 50, दूसरे में आए 55, तीसरे में आए 57, तीसरे में आए 41, या ऐसे नहीं, इसको हाँ चलिए ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, ये टोटल कितना हुआ? 7 5 12 13 3 और 5 3 8 5 10 15 18 4 22, 223 नंबर। आपने ग्रुप 2 भी दिया था साथ ही में उसी अटेम्प्ट में। ग्रुप 2 में आपके नंबर आए 40 एक सब्जेक्ट में, फिर 40, ठीक है, फिर 40 और फोर्थ सब्जेक्ट में आपके आए 57। तो ये कितने हो गए?
120 177। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए, मिनिमम 40 चाहिए, तो इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, और टोटल जो एग्रीगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 50%। तो 4 सब्जेक्ट्स का टोटल 400, इसका 50% हुआ 200, तो यहाँ तो सही है, यहाँ तो आप पास हो गए। आपने लेकिन साथ में ग्रुप 2 भी दिया था, मतलब ये दोनों एक साथ दिए थे आपने। मिनिमम 40 चाहिए थे, 40 इसमें भी 40 जाना है, 57, लेकिन इसका टोटल 200 मिनिमम चाहिए था ना 50% करने के लिए, तो ये तो नहीं हुआ। तो क्या आप ये फेल हो जाओगे? नहीं। तो इसमें ये होगा कि आपका ये वाला स्कोर प्लस ये वाला स्कोर टोटल देखेंगे। अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं तो आपका टोटल जोड़ेगा, मतलब कि 223 प्लस 177, ये हो जाता है 400। तो अगर आप ऐसे देते हो एग्जाम और आपके टोटल 400 आते हैं तो आप पास कहलाओगे। इसलिए दोनों ग्रुप देने में बेनिफिशियल क्या फायदेमंद चीज यही है कि अगर आपकी ग्रुप 1 की तैयारी अच्छे से हो गई है तो आप ग्रुप 2 में जाके तैयारी करके, जो थोड़ा बहुत तैयारी करके आप अगर एग्जाम दो तो आप क्लियर कर सकते हो। अब आप सोचोगे 40 मार्क्स लाना तो बहुत आसान है, कोई भी ले आएगा, और इसमें 50-55 क्यों ही है, हम तो भाई कॉमर्स में 80-90 मार्क्स लेके आते हैं। तो भाई ये सीए है, यहाँ पे अगर आप 50 मार्क्स 55 मार्क्स भी ला रहे हो तो वो इज इक्विवेलेंट टू 90-95 मार्क्स। यहाँ पे 40 मार्क्स जो ये ग्रुप 2 के मैंने लिखे हैं 3 सब्जेक्ट्स में, ये 40 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता है। चेकिंग बहुत हार्ड होती है, सिलेबस बहुत होता है, बट हाँ अगर आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सब में 70-80 मार्क्स लेके आओ, अगर आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन है तो आप ये कर सकते हो। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं आपको अपने मार्क्स अगर बताऊं, और ये मेरे साथ आईपीसीसी और फाइनल दोनों में हुआ, क्यों मैंने थोड़ा सा पढ़ाई भी ऐसी की थी तो मेरे मार्क्स वैसे आए, और मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा सही रहता है कि आपको दोनों ग्रुप दो तो आप फायदेमंद में रहोगे, मतलब फायदेमंद रहोगे। तो उसमें क्या रहता है सिचुएशन कि मैं अगर फाइनल की बात करूं तो मेरे एक पेपर में यहाँ पे आए थे 81, फिर आए थे 68, फिर आए थे थर्ड पेपर में मेरे थे 44 और 50। ठीक है, अगर इसका टोटल करें तो कितना आएगा, तो टोटल आएगा 243। ठीक है, तो यहाँ तो मैं पास था। ग्रुप 2 में मेरे नंबर थे, जहां तक मुझे याद है 55, फिर 40 और 45, तो ये कितने हुए, ये हुए 180। ठीक है, अब अगर इन दोनों का टोटल करेंगे दिस प्लस दिस तो हो जाएगा 312 और 423। तो क्योंकि मेरे 423 बने तो मैं फाइनल में पास हो गया। और ये एक्चुअल के मार्क्स हैं, मैं मार्कशीट अभी तो नहीं इसमें दिखा पाऊंगा, बट ये एक्चुअल के मार्क्स हैं मेरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 फाइनल के। यही अगर मैंने ग्रुप 2, अगर आप सोचो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 दिया होता तो मैं फेल हो गया होता, तो मेरे को फिर से सारी पढ़ाई करनी पड़ती। लेकिन सिर्फ मैंने ग्रुप 1 में मेरे अच्छे नंबर थे, ग्रुप 2 में थोड़े से कम रहेगा, 20 नंबर कम रहेगा, बट मैं हमारे इंस्टीट्यूट में इनका टोटल देखा जाता है अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, इसलिए दोनों ग्रुप हमेशा एक साथ देने का ही फायदा रहता है। अब कुछ नहीं पता कब लग काम कर जाए और कब आप पास हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी चीजें इन सबसे रिलेटेड, इसको ऐसे रहने दें। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा 3 लेवल का एग्जाम होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। ठीक है, अब ये सब कुछ बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको पहले क्या करना है, रजिस्टर विद बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th। आप क्लास 12th में आपने एग्जाम दे दिए, कोई बात नहीं, आप अभी रिजल्ट नहीं आया, बट आप हमारे इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज में रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है,
फिर जो फाउंडेशन होता है वो होता है जून और दिसंबर 2 में, ठीक है। तो आपने करा लिया मार्च के बाद। अब आपके पास मार्च के बाद आपके पास पढ़ाई का टाइम मिल गया, तो आपने जून तक आप पेपर चाहो तो दे सकते हो, एक ट्राई मतलब कर सकते हो कि 3 महीने और आप लग के पढ़ लो तो आप जून में ही क्लियर कर दोगे, वरना फिर आपको दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपना क्लास 12 पास कर लिया, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब appear for foundation examination in November और May after passing 10+2 examination। अब सॉरी, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई ऊपर, ये मैंने गलत बता दी, ये एक्चुअली पुरानी चीज़ थी, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता अब, सॉरी। अब क्या होता है, जो फाउंडेशन एग्जाम है, सॉरी, फाउंडेशन एग्जाम जो है वो मई और नवंबर में होता है आफ्टर पासिंग 10+2 एग्जामिनेशन। तो आपने 12th जब पास कर लिया, सपोज मार्च में आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट के बाद अब मई तक तो तैयारी हो नहीं सकती, तो इसलिए पहला अटेम्प्ट आपको नवंबर का ही देना पड़ेगा फाउंडेशन का। तो नवंबर तक आपके पास तैयारी का बहुत टाइम है, आप उसकी तैयारी करिए, सारा इंस्टीट्यूट मटेरियल प्रोवाइड करती है। फिर भी अगर आपको कोई कोचिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो एकदम पहली स्लाइड पे मेरा नंबर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बेस्ट एडवाइस दे दूंगा, ठीक है। तो आपने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर दिया, ठीक, उसके बाद आपने मतलब मई या नवंबर में आपने एग्जाम दिया, फिर फाउंडेशन कोर्स क्वालिफाई कर दिया, जैसे ही पास किया फिर आप BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज में इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अपने आपको रजिस्टर करा लीजिए। इंटरमीडिएट कोर्स की पढ़ाई 8 से 9 महीने की होती है, तो आपको 8 महीने की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी है। फिर अपीयर एंड पास इन ईदर और बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक ग्रुप दे सकते हो या दोनों दे सकते हो। पास तो आप मतलब इंटरमीडिएट तभी कहलाओगे जब आप दोनों पास हो जाओगे, बट ग्रुप एक बार में कितने देने हैं वो आप पे डिपेंड करता है, या तो आप एक दे दो या दोनों दे दो। मैंने आपको बता भी दिया कि दोनों देने के फायदे क्या क्या होते हैं। फिर सक्सेसफुली कंप्लीट 4 weeks integrated course on information technology and soft skills any time after registering for intermediate course but before commencement of the practical training। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो आपका ये इंटरमीडिएट कोर्स का कोई भी एक ग्रुप पास करने के बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी CA के अंडर की जाती है। ये करने से पहले, इसमें रजिस्टर कराने से पहले आपको एक कोर्स होता है ICITSS, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सिखाते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर है, सॉरी कि कहाँ से रजिस्टर कराना है। हर स्टेट्स में, हर सिटी में इसके बैचेस होते हैं, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट की ब्रांच होती है वहाँ पे इनके कोर्सेज चलते हैं, तो वहाँ पे आप जाके कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करना कंपलसरी होता है, इसमें से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फीस भी इतनी बहुत नॉमिनल सी होती है, कुछ 5,000 या 10,000 रुपए की फीस होती है, वो भी जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 50-60,000, वो सब इसमें इंक्लूडेड ही है, ठीक है। वो आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो, ठीक है। रजिस्टर फॉर 3 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन पासिंग ईदर और बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। अब आपने एक ग्रुप तो पास कर लिया, अब आपका दूसरा ग्रुप पास नहीं हो रहा है, तो इन द मीन टाइम आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो किसी CA के अंडर। बस हाँ, उसमें दिक्कत ये आती है कि ऑफिस के साथ साथ फिर पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप काम करना शुरू कर सकते हो। फिर रजिस्टर फॉर द फाइनल कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ ग्रुप्स। अब जब आपके दोनों ग्रुप इसके निकल जाएंगे ना इंटरमीडिएट के, तब आप रजिस्टर करा सकते हो फाइनल कोर्स में। अभी फाइनल कोर्स देना नहीं है, हमने रजिस्टर करा दिया। रजिस्टर कराने से क्या फायदा होता है, उसकी बुक्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद सक्सेसफुली कंप्लीट 4 weeks एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन IT एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब ये सेम है पिछली वाले की तरह, लेकिन ये एडवांस्ड है। अगर आप यहाँ देखो ये एडवांस्ड है, बाकी सब सेम था, ठीक है। तो ये आपको कब करना है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। तो आपने पहले फाउंडेशन दिया नवंबर में, सपोजिंगली मैं चल रहा हूँ, मई में नहीं दे पाओगे आप लोग इतनी जल्दी, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा बढ़ गया, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपने नवंबर में फाउंडेशन दिया, नवंबर के बाद फिर आपने रजिस्टर कराया IPCC में। IPCC का एग्जाम आपने दिया अगले नवंबर में, 8-9 महीने लग जाएंगे, तो अगला अटेम्प्ट नवंबर ही आएगा ड्यू, ठीक है। तो आपने नवंबर में दिया, तो सपोजिंगली मैं मान के चलूँ आपने
नवंबर 19 में दिया फाउंडेशन, फिर नवंबर 20 में आपने दे दिया आईपीसीसी और आप एक ही बार में पास हो जाओगे। नवंबर 20 में आपने आईपीसीसी दिया, फिर आपको एक कोर्स करना है आईसी वाला, ICITSS वाला, ठीक है। फिर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। अब नवंबर 20 के बाद आपने ट्रेनिंग जब स्टार्ट करी तो सपोजिंगली आपने जनवरी 2021 से ट्रेनिंग शुरू करी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं जनवरी 2021 से आपने ट्रेनिंग शुरू करी। तो पहला ईयर आपका 2021 का हो गया, दूसरा ईयर 2022 का और तीसरा ईयर 2023 का। तो जब आप 2022 में होगे या आप 2023 में होगे तब आपको ये एडवांस वाली ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपका फाइनल अटेम्प्ट कब ड्यू होगा, 2023 में। तो उससे पहले पहले फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर करने से पहले पहले आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर क्या है, अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये एक अच्छी चीज है, जब आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब आप अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। अब आप कहोगे कि बाकी की बची हुई ट्रेनिंग कब करेंगे, तो जब आप फाइनल का एग्जाम दे दोगे उसके बाद करोगे 0.5 ईयर की, मतलब कि 6 मंथ की, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा है कि आप अपीयर कर लो, फिर आप कंप्लीट करो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिर आप दोनों कोर्स क्लियर करो और उसके बाद फिर ये इसी चीज के लिए हम यहाँ तक दौड़ रहे थे, अब आप मेंबर ICAI के बन सकते हैं। तो ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक है एक ओवरव्यू, ठीक है। अब अगर सिलेबस देखें फाउंडेशन का तो 4 पेपर है, जिसमें से मैंने लास्ट में लिखा है पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये पेपर 3 और ये पेपर 4 ये दो पार्ट में होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है। ये और ये सब्जेक्टिव है, इसमें जैसे आप नॉर्मल 12th के एग्जाम लिखते हो वैसे ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक सिटिंग में 40% इन ईच पेपर एंड मिनिमम ऑफ 50% इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग। और 2 बार होते हैं मई एंड नवंबर, ये सबके लिए सेम है, इसके लिए भी, फिर IPCC मतलब इंटरमीडिएट के लिए भी और फाइनल के लिए भी, ठीक है। और ये चीज भी सेम है एक्सेप्ट दिस, नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट आप हटा दो यहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि IPCC फाइनल में MCQ वाले पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट के अंदर ही है 30% के, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेजर क्राइटेरिया यही है कि आपको 40% और इन एग्रीगेट 50% चाहिए। मई एंड नवंबर 2 बार एग्जाम होता है। इंटरमीडिएट की बात करें तो पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इसमें कंपनी लॉ आते हैं, बाकी छोटे छोटे लॉज हैं कुछ और। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें कॉस्टिंग आती है। टैक्सेशन में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवांस अकाउंटिंग में थोड़ी सी मतलब स्पेसिफिक अकाउंटिंग एरिया वाइज होती है, ठीक है। ऑडिटिंग है, इसमें इंश्योरेंस में पूरा ऑडिट आ जाता है आपका। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक अलग थ्योरी चैप्टर है ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये मेरे ख्याल से नया ऐड हुआ है जो मेरे टाइम पे नहीं था। तो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चारों हो गए ग्रुप 1 के और ये चारों हो गए ग्रुप 2 के। इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें वही जो आपको होता है 50% एग्रीगेट चाहिए, 40% ईच में चाहिए, मई एंड नवंबर में होते हैं। अब इसमें बात क्या होती है, अगर आप पीछे देखेंगे तो पहले ग्रुप में 2 और 4 पेपर नंबर और दूसरे ग्रुप में 6 और 7 पेपर नंबर। इन 4 पेपर्स में 30 मार्क्स का MCQ इंक्लूडेड है, बाकी 70 मार्क्स सब्जेक्टिव है। तो क्या होता है कि इंस्टीट्यूट धीरे धीरे थोड़ा सा MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की कोशिश कर रही है। एकदम से 100% MCQ नहीं दे सकते इस लेवल पे, जहाँ पे इतना सारा कोर्स है, बहुत टाइम लगता है MCQs बनाने में, सोचने में। जैसे आपको पता है और भी एग्जाम्स होते हैं US UK के जो एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे CFA हो गया, CPA हो गया, ये सब MCQ बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो उसमें गलती के कुछ चांसेस ही नहीं होते कि मतलब आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है। तो ऐसे ही इसी वे में 30 मार्क्स के भी MCQ डालें, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव डालें, आपको लगेगा 30 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, बट यहीं पर ही बच्चे फंसते हैं। 30 मार्क्स MCQ मतलब और ज्यादा टफ पढ़ाई। MCQ में आपको लगेगा कि चारों ही ऑप्शन बराबर लग रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसमें से एक ही करेक्ट होता। सब्जेक्टिव में फायदा ये रहता है कि आपको जितना पता है आप लिख सकते हो। MCQ में किसको समझाओगे लिख के, MCQ में तो 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट में से एक सेलेक्ट करना है, गलत सेलेक्ट कर दिया तो नंबर कट गए, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं फाइनल का सिलेबस।
फाइनल का सिलेबस में हर एक चीज एक बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में चली जाती है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है और कंसेप्ट आप अपने इंटरमीडिएट लेवल में भी क्लियर कर लेना, अगर वहां पे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो फाइनल में फिर दिक्कत आएगी। तो ज्यादा अच्छी बात है कि 12th में कंसेप्ट क्लियर कर लो और जैसे जैसे जो जो नई नई चीज आपको पढ़ाते जाए सीए में उनके कंसेप्ट क्लियर करते रहना। टॉपिक्स वही हैं सारे लेकिन एडवांस में है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, ये अकाउंट्स वही है जो आईपीसीसी में पढ़ी थी लेकिन एडवांस लेवल की है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एफएम बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप सब सीखोगे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिविडेंड और मर्जर एक्विजिशन, तो इन सब का फाइनेंस, इन सब की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब आप इसमें सीखोगे। एडवांस्ड ऑडिटिंग, नाम से ही पता चल रहा है एडवांस्ड है, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स होती है कि एक सीए के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि सीए के पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर जगह जाके आप चिल्ला नहीं सकते कि हाँ मैं सीए हूँ, आप हर जगह एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, आप इलीगल तरीके से काम नहीं मांग सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बने हुए हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। वो आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में पूरा कंपनी लॉ आता है और कुछ अलाइड लॉज आते हैं कुछ, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, कंपटीशन एक्ट हो गया। तो ये सब चीजें नहीं है, आप पहली बार पढ़ोगे लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको लॉ पढ़ते ऐसा लगेगा कि हाँ यार काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप सबको एक्यूमुलेट करोगे तो आप शायद लगेगा कि यार मैं तो सब भूल गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी अगर होगी तो आप बार बार एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे। तो इन थ्योरी सब्जेक्ट्स में खासली ये बहुत मैटर करता है कि आप थ्योरी को बार बार रिवाइज करो। हर 6 से 7 दिन में जो आपने पहले दिन पढ़ा था उसको 6 to 7th डे तक आता है तो उसको फिर से रिवाइज करो, वरना आप भूल जाओगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 2 में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दिस इज कॉस्टिंग। इलेक्टिव पेपर 6, ये नई चीज आई है न्यू कोर्स में। ये एक 6 पेपर्स की लिस्ट है, उसमें से कोई एक पेपर आपको चूज करना है। इसके बारे में अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। 7th पेपर डीटी एंड आईडीटी, मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल, सॉरी नॉट आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसमें सारा आपका इनकम टैक्स एक्ट आता है प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है। बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। इसको अगर आपने स्टार्टिंग से कवर करते हुए नहीं चला, बार बार रिवाइज नहीं किया, तो एंड टाइम पे आके आप परेशान होंगे जैसे मैं हुआ था। बट फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे को पूरा नहीं घुसना है, बट हाँ मैंने बहुत एक अलग वे में इसकी पढ़ाई करी। ये अगर आपको कुछ डाउट्स हो या कोई फाइनल लेवल पे हो जिसका डीटी में जिसको इंटरेस्ट हो लेकिन उसका क्लियर नहीं हो रहा हो, तो वो मुझे फोन करके या मेल करके पूछ सकता है, मैं उसको अलग से बता दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में आपका पूरा जीएसटी है, मैंने लिख भी रखा है पे, जीएसटी, कस्टम्स और एफटीपी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, ये फाइनल का सिलेबस है। तो ये बन जाता है आपका ग्रुप 2। अब मैंने जो पेपर 6 है फाइनल में, उसकी 6 लिस्ट हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, मुझे नहीं पता इनमें क्या क्या है क्योंकि मैंने कभी ये पढ़ा नहीं, मेरे टाइम पे था नहीं, अभी ये नया कोर्स आया हुआ है। तो इसमें से आपको जो ठीक लगता है, आपको लगता है कि क्योंकि जब तक फाइनल तक पहुंचोगे आपका एक माइंडसेट हो चुका होगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसे पेपर 7th में भी है तो इसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी कुछ लोगों को रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ईजी लगता है क्योंकि थ्योरी तो वो लोग ये कर ले लेते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट्स ले लेते हैं क्योंकि ये एफएम से रिलेटेड है, थोड़ा सीखने को मिल जाता है इसमें। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो इकोनॉमिक लॉज ले लो या फिर ये ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ले लो, कुछ भी ले लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ओपन बुक एग्जाम होता है और इसकी ड्यूरेशन 4 घंटे की होती है क्योंकि ओपन बुक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई ओपन बुक है तो बहुत आसान होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत डिफरेंट वे में आते हैं। केस स्टडी आती है और उन केस स्टडीज के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए होते हैं। अब वो केस स्टडी पहले आपको पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसको बुक में से अगर आप देखोगे भी तो टाइम तो लगता ही है, तो इतना आसान नहीं होता। बुक्स कौन सी ले जा सकते हैं? कोई भी बुक आप ले जाइए, कोई मनादी नहीं है। किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की, इंस्टीट्यूट की आप अपने नोट्स बना के ले जाइए,
लिमिट नंबर ऑफ बुक्स पे लिमिट भी नहीं है, जितनी मर्जी हैं बुक्स लेके जाइए, लेकिन एक बहुत प्लान वे में इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप 10 बुक ले जाएंगे तो आप भी पागल हो जाएंगे कि भाई मैं कौन सी बुक से देखूं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। मतलब वो कहते हैं ना चीटिंग भी करनी है, तो चीटिंग भी एक तरीके से होती है, हर कोई चीटिंग नहीं कर पाता, ठीक है। फिर इसका भी सेम है क्राइटेरिया, 40%, 50% एग्रीगेट, मई एंड नवंबर में होते हैं। इसमें आप देख लेना पेपर 3 एंड 4, ये 3 एंड 4 है ऑडिट और लॉ के, 7 और 8 है डायरेक्ट टैक्स और 8 है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें भी वही 30 मार्क्स एमसीक्यू एंड 70 मार्क्स सब्जेक्टिव, ठीक है। ये नीचे मैंने साइट का नाम दे रखा है, ये आप क्लिक तो नहीं हो पाएगी इस पर, बट आप डालेंगे अगर सीए की वेबसाइट पे या फिर इसको ही इसी को टाइप कर लीजिएगा तो आपके पास एक पीडीएफ खुल जाएगी, इसमें पूरा प्रोस्पेक्टस है सीए का, उसमें सब कुछ बता रखा है, तो उसको पढ़ सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि कैसे करना है। बाकी मैंने आपको सब समझा दिया। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की दिक्कत हो, किसी भी लेवल में, फाउंडेशन, आईपीसीसी, फाइनल, कोचिंग्स को लेके आपको कोई इश्यूज हो या फिर कोई किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ क्लासेस स्टार्ट करने की। अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं स्टार्ट करूँगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सीए में आने के बाद आपको बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। बहुत ही एक प्रेस्टीज और रिनाउंड प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। सिर्फ पैसों के लिए यहाँ मत आइए, क्योंकि पैसे तो कोई कहीं से भी कमा सकता है, बट हाँ एक चीज़ जो है रिस्पेक्ट की, वो बहुत ज़्यादा मिलती है एज अ सीए। बहुत रिस्पेक्ट होती है इंडस्ट्री में, बाहर जब आप निकलते हैं जॉब करते हैं। सीए बनने के बाद आपको जॉब करना है या फिर खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है, ये तो बहुत बात की बात है। पहले तो आप ये लेवल्स ही क्लियर करिए, सीए बनिए, उसके बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं। बट हाँ, सीए बनने के बाद जिस दिन मैं सीए बना वो दिन शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। बस मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मतलब मेरा ऐसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया अपने मार्क्स दिखा के कि कैसे फाइनल का मैंने क्लियर करा, और मतलब मैं 10 मिनट तक तो मुझे बिल्कुल ऐसे शॉक में था कि मतलब ये क्या हो गया, मैं सीए बन गया ऐसा। मतलब मैं बोल रहा था, बोलते बोलते रोना आ रहा था। फिर मैं अपने होम टाउन में भी नहीं था, तो मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, सबसे पहले उनको बताया कि भाई कि मैं मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आज भी रिकॉर्डिंग को सुनता हूँ तो बहुत मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही गूज बम्स टाइप के आ जाते हैं मुझे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सीए करना, सीए बनना, नाम क्या है कि सीए लगाना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ उस मेहनत का नतीजा निकलेगा, आप सीए बनोगे। और मैं बस गुड विशेस है मेरी सबके साथ, जो भी सीए में आता है या जो सीए में है वो मेहनत करके पढ़ाई करके निकले, सीए बने, ठीक है। और बस बाकी कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सीए से, ठीक है। और ये यहाँ पे भी मैंने साइट का नाम दे रखा है, तो ये पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, बट आप इसको टाइप कर लीजिएगा तो आप उसी लिंक पे पहुंच जाएंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो डैट यू डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा नंबर और मेरी मेल आईडी है, आप मुझे कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू।